Friends, how are you? I hope you all are fine. Then start this chapter. तो इस चैप्टर की शुरुआत में ये झींगे कहता है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा प्रीशियस है। क्या सच में एक सिंपल से गिफ्ट के तौर पर इतनी प्रीशियस चीज देना सही रहेगा? इस पर लिंग होंग को गुस्सा आ जाता है और वो ये झींगे के सर के ऊपर एक टपली मारता है और कहता है, क्या तुम कोई मूर्ख हो? तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई वैल्यूएबल ही गिफ्ट दूंगा, ऐसी बेकार चीज क्यों दूंगा? लेकिन तुम्हें केयरफुली सुनना चाहिए ये झींगे, मैं लिंग होंग हमेशा तुम्हें अपना भाई मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम प्लीज मुझे एम्बेरेस मत करना कभी भी। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है, लेकिन तभी लिंग होंग अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, साथ ही साथ में मैंने अपने आप को थोड़ा सा हर्ट कर लिया है। ये काफी ज्यादा सीरियस इंजरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या तुम इसे देख सकते हो? और जब ये झींगे लिन होंग के हाथ को देखता है तो उसके अंदर से ब्लड बाहर बह रहा होता है। ये देखकर ये झींगे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन होंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम कोई पागल हो? अगर तुम हर्ट हो गए हो तो तुम्हें मुझे सबसे पहले यही बात बतानी चाहिए थी। इस पर लिन होंग कहता है, लेकिन ये मुझे कुछ ज्यादा परेशानी वाला नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया, लेकिन अब इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर अगले दिन सुबह का सीन हो जाता है जहाँ पर स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे होते हैं और एक स्टूडेंट कहता है, ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तभी ये झींगे अपने कैंप से उबासी लेते हुए बाहर निकलते हुए कहता है, क्या सीरियसली सच में ये क्या है? क्या हमें माउंटेन पे भी इतनी जल्दी उठना होगा, वो भी इन सब शोर शराबों के कारण? और जब वो बाहर निकलता है तो वहां पर लिन होंग काफी सीरियस मूड में खड़ा होता है। ये देखकर ये झींगे कहता है, लिन होंग क्या तुम भी खड़े हो गए हो? इस पर लिन होंग कहता है, ये झींगे बाहर क्या चल रहा है? इस पर ये झींगे सोचते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, चलो बाहर चलते हैं और चेक करते हैं। और जैसे ही वो कैंप साइट से बाहर आते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि कुछ लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेबलसम है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेबल हो गया है। तभी ये झींगे की नज़र वहाँ पर खड़ी झूयान और जिया यूनिंग पर भी चली जाती हैं, जिन्हें देखकर ये झींगे कहते हैं, सिस्टर एन आप। और फिर वो उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, सिस्टर एन आपकी कंडीशन कैसी है जो आप ठीक हो यहाँ पर आ गई? लेकिन उसी वक्त पर जुयान आगे बढ़कर ये झींगे के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर ये झींगे वहां पर शर्माने लगता है, लेकिन जुयान उसे वहां पर खींच कर ले जाते हुए कहती है कि मेरी एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो या फिर कोई भी कुछ भी पूछे, तुम्हें सिर्फ एक ही आंसर देना है कि तुम इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये सुनकर ये झींगे चौंकते हुए कहता है, लेकिन हुआ क्या है सिस्टर एन, प्लीज मुझे ये बताओ। तब वो चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं और झुयान कहती है कि ये झींगे लिंग जियान पहले ही मर चुका है। ये सुनकर ये झींगे काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर वे सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर हमें एक जगह पर लियांग जियान की डेड बॉडी दिखाई जाती है। तभी जैसे ही ये झींगे वहां पर आता है, कुछ लड़के देखते हुए कहता है कि ये झींगे यहाँ पर आ चुका है। तभी ये झींगे लियांग जियान की हालत देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसी वक्त पर एक लड़का कहता है कि हमें सबसे पहले प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। इस पर टीचर जूजियान कहते हैं, हाँ ये इशू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब लोगों को केयरफुल रहने के लिए कहो, क्योंकि हम में से कोई मर्डरर हो सकता है, जब तक हम उसका पता न लगा ले हमें केयरफुल रहना होगा। लियांग यू तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम उस मर्डरर को ज़रूर फाइंड कर लेंगे। इस पर लियांग यू कहता है, तो फिर तो हमें टीचर के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा, क्योंकि मेरे फेलो ब्रदर जो यहाँ पर मर चुका है उसको किसी ने जानबूझकर मार दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि उस मर्डरर को प्रिंसिपल उचित तौर पर पनिश करेंगे, एक लाइफ के बदले एक लाइफ। और वो वहाँ पर इविल हंसी हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, टीचर क्या ये कॉमन नहीं है कि मेरा फेलो ब्रदर पहले ये झींगे के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन ये झींगे उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग था और ये झींगे उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, तो हो सकता है ये झींगे नहीं उसे मार दिया हो। और वो ये झींगे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये झींगे
तुम्हें अपनी इस बात को मान लेना चाहिए कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है। उसे मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी झुयान आगे बढ़कर कहती, लियांग यू, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? और झुयान को अपने लिए बोलता हुआ देखकर ये झींगे कहता है, सिस्टर एन आप? तभी लियांग यू कहता है कि मेरी फ्रेंड, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा ब्रदर मारा जा चुका है, उसको इसी ने ही किल किया है। तुम इतनी ईमानदारी से क्यों कह सकते हो कि इसने उसे नहीं मारा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर वो शर्माते हुए कहती, हाँ मेरे पास सबूत है, क्योंकि लास्ट नाइट मैं ये झींगे के साथ थी, इसलिए मैं उसकी विटनेस हूँ। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है। तभी आसपास के स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और एक स्टूडेंट कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है कि लेडी सूजियान ने अपने आप ही एडमिट कर लिया कि वो कल रात ये झींगे के साथ थी। ये तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है। तब दूसरे वाला कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर इसे एक्सेप्ट क्यों किया? तब सामने से झुयान लियांग यू से कहती है, लियांग यू, क्या अब तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए है? ये सुनते ही लियांग यू वहाँ पर इविल स्माइल हंसने लगता है और कहता है, कौन जानता है कि तुम लास्ट नाइट ये झींगे के साथ मिलकर क्या कुछ कर रही थी? ये सुनकर झुयान वहाँ पर चौंक जाती है, लेकिन लियांग यू यहीं पर नहीं रुकता और कहता है, तुम दोनों पहले ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, क्या पता हो सकता है तुम दोनों ने ही मिलकर मेरे फेलो ब्रदर को मार डाला हो। ये इम्पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा करीब हो। ये सुनकर झुयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, लियांग यू, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर आसपास में खड़े स्टूडेंट फिर से बातें करने लगते हैं और उन्हें ये झींगे ही दोषी लगने लगता है और वो उन दोनों के बारे में अजीब अजीब बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर लियांग यू वहाँ पर हंसने लगता है और लियांग यू को हंसता हुआ देखकर ये झींगे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने वाला होता है, लियांग यू तुम। लेकिन तभी वहाँ पर जिया यूनिंग आ जाती है, जो कहती है, एन झुयान बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। ये सुनकर लियांग यू कहते हैं, यूनिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब जिया यूनिंग कहती है, क्योंकि एक्चुअली में लास्ट नाइट मैं भी उन दोनों के साथ ही थी, इसलिए क्या अब तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है? अगर पूछना चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। यह सुनकर लियांग यू वहाँ पर घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, ठीक है, अगर यूनिंग ये सब कुछ कह रही है तो अब मैं आगे चलकर इन चीज़ों को और ज़्यादा बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन ये झींगे तुम्हें कम्प्लीटली ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम इन सब मैटर से बाहर निकल चुके हो। जब प्रिंसिपल यहाँ पर आते हैं और अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं तो मैं उनसे जस्टिस की मांग करूँगा। ये सुनकर ये झींगे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी लिंग होंग जियांग लियांग की बॉडी के पास जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। वहाँ पर लियांग जियान की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। तभी लिंग होंग कहता है, ये झींगे जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनते ही ये झींगे लिन होंग के पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तब लिन होंग कहता है, ध्यान से लियांग जियान की इंजरीज को देखो, ये सारी किसी बिस्ट की दी हुई लग रही है, ना किसी इंसान की दी हुई। ये सुनकर ये झींगे कहता है, हाँ सच में ये स्क्रैचेस तो सारे बीस्ट द्वारा लगाए गए लग रहे हैं। इस पर टीचर चूजियान भी कहते हैं, हाँ ये सही है, हम सब टीचर ने भी इन सब को पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है, हमें भी यही लग रहा है, लियांग जियान को किसी बीस्ट के द्वारा अटैक करके मारा गया है। ये सुनते हुए स्टूडेंट फिर से बातें करने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, तो वो बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जो हमारे बीच में आ गया है। इस पर दूसरे वाला कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि हम सब लोग यहाँ पर खतरे में पड़ने वाले हैं। तभी वहाँ पर सामने आते हुए लियांग यू कहता है, एक मिनट रुकिए टीचर चूजियान, आप ही मुझे बताइए कि मेरा फेलो ब्रदर बिस्ट के साथ फाइट करने के लिए रात में बाहर क्यों निकलेगा? मुझे तो लगता है उसको किसी ने पहले पीटा होगा और इंजर्ड करके यहीं पर घेर दिया होगा और उसके बाद ही बिस्ट ने आकर उसे मारा होगा। ये सुनकर टीचर चूजियान कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे फेलो ब्रदर की डेथ काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, लेकिन तुम इंतज़ार करो, जल्दी प्रिंसिपल यहाँ से आते होंगे और वो इन सबको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे।
तो सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पर बिस्ट जो कि कम से कम थर्ड हेवनली रियलम का लग रहा है, जिसने इसके ऊपर अटैक किया था, तो सब लोग केयरफुल रहना। तभी वहाँ पर एक बच्चा भागते हुए आता है। उसे देखकर टीचर चूजियान चौंक जाते हैं और कहते, क्या तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हो? क्या तुमने प्रिंसिपल के पास न्यूज़ को पहुंचा दिया है? इस पर वो स्टूडेंट कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। ये सुनकर टीचर चूजियान कहते, क्या हुआ? तब वो स्टूडेंट आकर टीचर चूजियान के कानों में कुछ बताता है। ये सुनकर टीचर चूजियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और उस लड़के को कॉलर से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लेता है और कहता है, तुम कह रहे हो कि जो माउंटेन के ऊपर आने वाली सीढ़ियाँ थी उन सबको किसी ने रिमूव कर दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर वो स्टूडेंट घबराते हुए कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कौन उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह सुनकर टीचर चूजियान उस लड़के को छोड़ देते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, कभी कभी मैं अपने माइंड से बाहर आ जाता हूँ। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट वहाँ पर खांसने लगता है। तभी टीचर चूजियान अपने सर को पकड़ते हुए कहते हैं, डैम इट, ये तो और भी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। हमें सेफली यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए हमारी मेन प्रायोरिटी सारे स्टूडेंट को सेफ रखना है। ये सुनते ही बाकी के टीचर और स्टूडेंट भी हरकत में आ जाते हैं। तभी टीचर चूजियान चिल्लाते कहते हैं, सब लोग चुप हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पर 6 टीचर हैं और हर टीचर को यहाँ पर प्रत्येक बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। इसलिए सारे बच्चे 5 से 6 की टीम के अंदर डिवाइड हो जाओ और ये मिशन हमारा है कि हमें सेफली सब स्टूडेंट्स को वापस से ले जाना होगा। ये सुनते ही जिया यूनिंग जुयान के पास आते हुए कहती है, जुयान क्यों ना हम दोनों एक साथ टीम बना लें? ये सुनकर जुयान कहती है, ठीक है मैं समझ गई। उसी वक्त पर लियांग यू पीछे से आते हुए कहता है, यूनिंग क्यों ना हम दोनों भी एक टीम बना ले, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर जिया यूनिंग कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वहाँ पर लियांग यू की इज्जत का फालूदा हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर जिया यूनिंग जुयान से कहती है, जुयान चलो यहाँ से चलते हैं, और फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जिया यूनिंग जुयान से कहती है, जुयान तुम्हारे उस लिटिल ब्रदर के बारे में क्या? ये सुनकर जुयान चौंक जाती है। तब जिया यूनिंग उसे कोनी मारते हुए कहती है, क्यों ना तुम उसे अपनी टीम के अंदर ले लो। ये सुनकर जुयान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ये झींगे लिन होंग और मोयू के साथ आ जाता है और कहता है, सिस्टर एन क्यों ना हम एक टीम बना ले। ये सुनते ही जिया यूनिंग जुयान से कहती हैं कि अगर अभी अभी हम इनकी बात कर रहे थे और ये हमारे पास पहुंच भी चुके हैं, तो बताओ जुयुन तुम इसके बारे में क्या कहोगी? ये सुनकर जुयुन वहाँ पर ब्लश करते हुए कहती, ठीक है जैसा तुम चाहो, हम एक टीम बना सकते हैं। उसी वक्त पर दूसरी तरफ टीचर चूजियान कहते हैं कि हमें 1 से या 2 दिन लग जाएंगे एकेडमी में ये सब कुछ नोटिस भेजने के लिए, और उसके बाद 3 से 4 दिन लग जाएंगे वापस से उस पूरे ब्रिज को बनाने के लिए। इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इस बॉडी को केयर करके नहीं रख सकते, हमें इसे यहीं पर दफनाना होगा। यह सुनकर पास में खड़ा टीचर कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनकर लियांग यू चिल्लाते हुए कहता है, रुकिए टीचर चूजियान, अगर आप इसे ऐसे ही दफना देते हैं तो इसकी बॉडी के ऊपर जो भी एविडेंस है वे सारे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम उसके बाद क्या करेंगे? इस पर टीचर चूजियान कहते हैं कि वैसे भी इसकी बॉडी 3 से 4 दिनों में पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगी और उसके बाद इसके ऊपर मौजूद सारे एविडेंस फेड हो जाएंगे और फिर वो और ज़्यादा दिनों तक रिलायबल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तुम्हें बताओ तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर लियांग यू अपने मन में सोचने लगता है कि ये सब कुछ बेकार है, इसका मतलब ये झींगे इस बार भी बच जाएगा और इन सारे मामलों से बाहर निकल जाएगा, और वो गुस्से में अपने दांतों को जकड़ने लगता है। तभी पास का टीचर कहता है, तो ठीक है अब हम वही करेंगे जो टीचर चूजियान चाहेंगे। और फिर हमें फिर से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी पूरी टीम ये झींगे के कैंप के अंदर बैठी होती है। तब
लिन होंग कहता है, ये झींगे तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? इस पर ये झींगे कहता है, मैं पक्का श्योर तो नहीं हूँ कि इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी बीस्ट के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया, क्योंकि अगर कोई बीस्ट ऐसा करता तो वो उसकी बॉडी को पीछे नहीं छोड़कर जाता। मुझे विश्वास है ये किसी उसी के एनिमी ने किया होगा। इस पर जुयान भी कहती हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ सिर्फ रिवेंज के लिए था तो उस पर्सन ने हमारे ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय किया? वो तो सिर्फ हमारे आने जाने के लिए था। इस पर पास में बैठी जिया यूनिंग भी कहती है, ये इसलिए किया होगा ताकि हम हमारी एकेडमी को जल्दी से नोटिफाई ना कर पाए, और उसके कारण जो ये दिन लगने वाले हैं उसकी वजह से लियांग जियान के बॉडी के ऊपर अगर कोई वो एविडेंस है वो पूरी तरीके से गायब हो जाए और उसके ऊपर शक बिल्कुल भी ना जाए। ये सुनकर लिन होंग कुछ सोचते हुए करता है कि इसका मतलब तो फिर वो पर्सन और भी ज़्यादा क्राइम को कमिट कर सकता है। ये सुनकर जिया यूनिंग भी कहती हैं, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है कि हम मर्डरर को कैसे फाइंड करेंगे, और हो सकता है मर्डरर के और भी ज़्यादा टारगेट हो, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो टारगेट कौन कौन हो सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वे सारे ये झींगे के कैंप से बाहर आ जाते हैं। तब ये झींगे उनसे कहता है कि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो प्लीज़ सब लोग केयरफुल रहना जब तुम लोग वापस जाओ। और उन सब के जाने के बाद ये झींगे वापस से अपने कैंप के अंदर लौट आता है और वहाँ पर बैठ के अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि उसको किसने मारा होगा, लेकिन सच में इस वक्त तो सबसे ज़्यादा सस्पिशियस मैं ही लग रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और फिर वो गुस्से में अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इस सिचुएशन के अंदर कैसे फंस गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। और फिर वो सोचने लगता है, मेरे पास अब इन सब से बाहर निकलने का कोई भी टाइम नहीं है, मैं इन सब के बारे में बाद में सोचूंगा। अभी के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है कि मैं कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दूं। और वो अपने कपड़ों में से उन्हीं 2 स्टार क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे लिन होंग ने दिए होते हैं, और उन्हें देखते हुए वो कहता है कि इन 2 स्टार क्रिस्टल जो कि मुझे लिन होंग ने दिए थे, इनकी वजह से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मुझे इन्हीं का यूज़ करना चाहिए। और वो उनका यूज़ करके वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से वो अपनी आंखों को खोल देता है, जिसके कारण उसकी आंखें किसी अलग ही तरीके से येलो कलर में चमकने लगती है और उसे एक नई स्किल हेवनली किल ब्लो मिल जाती है। लेकिन इसके कारण उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसे पकड़कर वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पेन एंड होता है तो वो वहाँ पर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये तो हेवनली किल ब्लो था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है ये सारी पावर मुझे उसी स्टोन टैबलेट से मिल रही है, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर अगले दिन सुबह हो जाती है, तभी उसे पूरा ग्राउंड हिलता हुआ फील होता है। ये देखकर ये झींगे जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वो अपने पर्दे को हटाकर बाहर आता है तो उसे काफ़ी सारे डिसाइपल वहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं, जो कह रहे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, भागो भागो। तब ये झींगे उनसे कहता है, ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर सोचने लगता है, सिस्टर एन इस वक्त कहाँ पर होगी। और जैसे ही वो अपने साइड में देखता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा माउंटेन पूरी तरीके से हिलता दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर ये झींगे कहता है, क्या ये तो एक लैंडस्लाइड है। और फिर वो दूसरे कैंप की तरफ भागने लगता है। उस तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचने लगता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है, मुझे क्या करना चाहिए। और अपने पास के कैंप के पास जाकर जैसे ही वो उसके पर्दे को हटाता है और कहता है, हे लिन होंग तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उसे अपने सामने कोई भी नज़र नहीं आता, जिसे देखकर वो सोचने लगता है, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है, उस लड़के के साथ क्या गलत है, वो कहाँ पर चला गया। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है, ये झींगे। और जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जो यान होती है, जो वहाँ पर आते हुए कहती है
क्या तुम अंदर देख के सेटिस्फाई हो चुके हो? तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर खड़े खड़े मरना चाहते हो? और जुयान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये झींगे कहता है, सिस्टर एन आप, लेकिन लिनहोंग कहाँ पर है? इस पर जुयान कहती है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, तो जल्दी करो और मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। और वो तेजी से ये झींगे के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर तो ये झींगे भी शौक हो जाता है कि इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, लेकिन जिहुयान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है कि वो क्या सोच रहा है, और उसके हाथ को पकड़कर उसे वहां से भगाते हुए दूर ले जाती हैं। और एक चट्टान पर आकर वे दोनों वहां पर राहत की सांस लेते हैं। तभी ये झींगे कहता है, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। तब सामने से जुयान भी कहती, हाँ सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और वो अपने सामने देखने लगते हैं जहाँ पर पूरा माउंटेन ढह चुका होता है। ये देखकर जुयान कहती है, ये सब कुछ इस प्रकार से क्यों हो रहा है? तब ये झींगे कहता है, हाँ ये सही है सिस्टर एन, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता लिन होंग के साथ क्या हुआ होगा, हमें उसको खोजने के लिए जाना चाहिए। तब जुयान कहती है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल वही था जिसने मुझसे कहा था कि मैं आऊं और तुम्हारी देखभाल करूं और देखूं कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। वैसे इस समय यहाँ पर यह सब कुछ क्या हो रहा है? जैसे ही हम सिटी से बाहर निकले इस ट्रायल के लिए, तो सबसे पहले हम में से किसी एक को मार दिया गया, और उसके बाद ऊपर आने वाले ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके बाद ये लैंडस्लाइड हो गई। ये सब कुछ क्या है हमारे कैंप साइट के ऊपर? मुझे तो ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक लग रहा है। इसके बारे में समझना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। ये सुनकर ये झींगे कहता है, क्या? लेकिन सिस्टर एन आपका ये सब कहने का मतलब क्या है? इस पर जुयान बताने लगती है कि मुझे लगता है कोई हमारी पीठ पीछे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ही सोचो, हमारे ट्रायल और हमारे कैंप की लोकेशन सारी एक ही पर्सन के द्वारा अरेंज की गई थी, और प्लान बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का पहले से ही पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सुनकर ये झींगे चौंकते हुए कहता है, तो क्या ये हो सकता है? तब जुयान भी कहती है, हाँ ये यही है, वो टीचर चूजियानी हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सुनकर ये झींगे काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, और वो टीचर चूजियान के बारे में सोचने लगता है। तभी जुयान फिर से कहती है कि ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है, लेकिन अब हमें किसी और पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमें धोखा दे सकता है। ये सुनकर ये झींगे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर वे दोनों भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। तभी ये झींगे को कुछ सेंस होता है, और वो वहाँ पर रुकते हुए कहता है, सिस्टर एन प्लीज़ कुछ देर रुकिए। और फिर वो एक दिशा में इशारा करते हुए कहता है, वहाँ पर कुछ है, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। मुझे लगता है वहाँ पर कोई फाइट हुई होगी। ये सुनकर जुयान कहती है, तो हमें चलकर जल्दी से देखना चाहिए। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों ही चौंक जाते हैं। और ये झींगे एक गड्ढे के पास बैठते हुए कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी फेयर्स फाइट हुई होगी। ये सुनकर पास में खड़ी जुयान कहती, झींगे। ये सुनकर झींगे कहते, क्या क्या हुआ? तब जुयान एक दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती, यहाँ पर देखो। ये सुनते ही ये झींगे भी उसके साथ जाने लगता है, और तभी वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ और डिसाइपल की डेड बॉडीज पड़ी होती है। ये देखकर ये झींगे कहता है, सिस्टर एन ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ है? लेकिन जुयान तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई होती है, और फिर वो अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, ये सब लोग मर चुके हैं, बिल्कुल लियांग जियान की तरह। ये सुनकर ये झींगे भी वहाँ पर उदास हो जाता है, और कहते, क्या और भी ज़्यादा मौतें? कोई भी मैटर नहीं करता कि ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तभी उन्हें सामने की झाड़ियों में से किसी के हिलने की आवाज़ आती है। ये देखकर ये झींगे जल्दी से जुयान को पीछे खिसका देता है, और जोर से चिल्लाकर कहता है, वहाँ पर कौन है? जल्दी से बाहर निकलो।
और ये बोलते ही वहाँ से जिया यूनिंग बाहर निकल के आती हैं और वो बाहर निकल के आकर कहती है जूयुन तुम। तब सामने से जूयुन भी कहती है यूनिंग तुम। तभी किसी की और के हंसने की आवाज़ आती है। कहती है कैसा कोइंसिडेंस है, ये लड़का हर उस जगह पर मिलता है जहाँ पर कोई भी डेड बॉडीज हो। तुम क्या कहते हो ये झींगे। और ये सब कुछ लिन होंग कह रहा होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जो कि इविल स्माइल दे रहा होता है। तभी सामने की तरफ आते हुए जिया यूनिंग कहती है जोयुन यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ। और तभी वो अपने सामने डेड बॉडीज को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सस्पिशियस नज़रों के साथ जूयुन और ये झींगे को घूरने लगती हैं। लेकिन उसी वक्त पर पीछे से लियांग यू चिल्लाते हुए कहता है तो अब ये साबित हो गया है कि तुम दोनों ने ये सब कुछ किया था। तुम दोनों एक कपल हो और एक साथ मिलकर ही ये सब कुछ कर रहे हो। अब तुम्हें अपने आप को सामने लाकर तुम्हारा रियल चेहरा दिखा देना चाहिए कि तुमने ये सब कुछ क्या किया है। मैं लियांग यू तुम दोनों को मार डालूंगा जस्टिस के नेम के ऊपर। और वो अपनी फ्लेम मार्शल आर्ट का यूज़ करके फ्लेम पावर को वहाँ पर रिलीज करने लगता है। यह अचानक से उसे अपनी फ्लेम पावर को रिलीज करता हुआ देखकर एक पल के लिए तो जिया यूनिंग भी चौंक जाती है। लेकिन लियांग यू का साथी तो वहाँ पर इविल से स्माइल देने लगता है और दूसरी तरफ जो यून भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और ये झींगे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त पर लियांग यू ये झींगे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ काफ़ी फायरबॉल से अटैक कर देता है। और उन फायरबॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये झींगे जल्दी से अपनी हेवनली किल ब्लो का यूज़ करता है जिसके कारण वे सारे फायरबॉल वहीं पर फट जाते हैं। ये देखकर लियांग यू चौंकते हुए अपने मन में सोचने लगता है क्या उसने मेरे सारे अटैकों को रोक दिया। तभी जूयुन भी चिल्लाते हुए कहती है यूनिंग हमने इन सबको नहीं मारा है, पहले हमें कुछ बोलने का मौका तो दो। उसी वक्त पर ये झींगे भी गुस्से में कहता है कि मुझे बिल्कुल भी केयर नहीं है कि तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हो या फिर नहीं। अगर तुम्हारी इंटेंशन मुझे मारने के लिए है तो सामने आओ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा। ये सुनकर लियांग यू जोर से चिल्लाता है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, क्या हमें इस कंडीशन का पता नहीं चल रहा है। हमने तुम्हें रंगे हाथों से पकड़ लिया है, अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श होने वाला हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या बकवास है, उसकी एबिलिटी पहले से ही मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई है। क्या वो पहले से ही फोर्थ हेवनली रियलम में पहुँच चुका है, लेकिन वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा फास्टर भी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ जिया यूनिंग ये झींगे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि ये लड़का ये झींगे सच में काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। उसी वक्त पर पीछे से लियांग यू चिल्लाने लगता है कि यूनिंग हमें जल्द से जल्द टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए इन सब के बारे में, इस टाइम हम इन्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते हैं। इस पर जिया यूनिंग कहती है बकवास करना बंद करो, इन्होंने इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं मारा है। ये सुनकर लियांग यू चौंक जाता है और कहता है यूनिंग तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। और फिर वो कहता है यूनिंग तुम्हें इनके हाथों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कितने लोग मरे हुए हैं। हमें इन दोनों को पकड़वा देना चाहिए, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम इनसे दूर रहो। लेकिन वहाँ पर जिया यूनिंग तो हंसते हुए कहती है ये मेरा खुद का जजमेंट है और मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। और वो फिर ये झींगे की तरफ जाने लगती है। ये उसे ये झींगे की तरफ जाता हुआ देखकर वहाँ पर लियांग यू गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है। तभी उसका साथी पीछे से आते हुए कहता है बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन लियांग यू जिया यूनिंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर कहता है बेकार, सब बेकार है, हम यहाँ से जाने वाले हैं, चलो मेरे साथ। ये सुनते ही उसका साथी उसके साथ जाने लगता है और लियांग यू अपने मन में सोचने लगता है जिया यूनिंग तुम्हें इन सब के लिए रिग्रेट फील होगा, देख लेना। और जैसे जिया यूनिंग जुयान के पास पहुंचती है तो वो काफ़ी प्यार से जिया यूनिंग से कहती है यूनिंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमने इनको बिल्कुल भी नहीं मारा है।
इस पर जिया यूनिंग कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी हम दोनों सिस्टर हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। बाय द वे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर अभी अभी पता चला होगा कि इनकी मौत हो चुकी है, और वैसे भी तुम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकते। अगर तुमने मारा होता तो तुम लियांग यू को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देते। ये सुनकर वहाँ से ये झींगे भी कहता है लेकिन साथ में ही इन सब की बॉडीज पे जो इंजरीज है वो लियांग जियान के सिमिलर हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब का मर्डर एक ही सेम पर्सन है। तब सामने से जुयान भी कहती है लेकिन हमें पता नहीं कि वो मर्डर क्या है और उसके इंटेंशन क्या हैं, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हम पहले से ही बिस्ट की टेरिटरी में अंदर आ चुके हैं, तो हमें जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए एक शेल्टर को खोजना होगा। और वो उस जंगल के और आगे अंदर जाने लगते हैं और चलते चलते वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते ये झींगे रुक जाता है और कहता है यहीं पर रुको, यहाँ पर एक केव है, मुझे लगता है हमें आज रात के लिए यहीं पर रेस्ट करना चाहिए। यह सुनते ही जुयान कहती है क्या ये सेफ होगी? और फिर वे तीनों ही उसके अंदर जाने लगते हैं। और जैसे ही वे उसके अंदर पहुंचते हैं ये झींगे कहता है तुम दोनों लड़कियां यहीं पर रुको, मैं सबसे पहले बाहर जाऊंगा और हमारे खाने के लिए कुछ लेके आऊंगा। ये सुनकर जुयन कहती है क्या सच में तुम अकेला जाना चाहते हो? ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और उससे ये झींगे की टेंशन होने लगती है। तब ये झींगे सामने से स्माइल करते हुए कहता है मैं ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, तुम दोनों वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए तुम्हें सबसे पहले रेस्ट करना चाहिए, मैं इन सबको हैंडल कर लूँगा। ये सुनते ही जुयान जिया यूनिंग की तरफ देखते हुए कहती यूनिंग इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तब जिया यूनिंग कहती इसे जाने दो। ये सुनकर जुयान कहती है तो ठीक है, प्लीज़ केयरफुल रहना। और वो यहाँ पर ये झींगे के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है। तब ये झींगे वहाँ से जाते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ लेकिन तुम दोनों भी यहाँ पर केयरफुल रहना और यहाँ से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। और उसे जाता हुआ देखकर जिया यूनिंग अभी भी उसको ही घूर रही होती है। और फिर वो आकर जुयान से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम इतना ज़्यादा लोगों की केयर करने लगी हो कब से। इस पर जुयान कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो, हम तीनों ही बिल्कुल एक सेम सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं, तो हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। और वैसे भी वो हमारा फेलो ब्रदर डिसाइपल है तो उसकी चिंता तो हमें होगी ही। ये सुनकर जिया यूनिंग कहती क्या बस इतना ही? इस पर सामने से जुयान भी कहती हाँ इतना ही, क्या हुआ, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तब जिया यूनिंग कहती है जुयन मैंने सोचा कि तुम उस लड़के के प्यार में गिर गई हो। ये सुनकर वहाँ पर जुयन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सच नहीं है। तब जिया यूनिंग कहती है अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा भी था, ऐसा समझो कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जुयन मुझे तुम्हें कुछ रिमाइंड करवाना है कि मुझे नहीं पता तुम उसके प्यार में गिरी हो या फिर नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें काफ़ी डीप तक नहीं जाना चाहिए वरना ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, खास करके उस लड़के के लिए। ये सुनकर वहाँ पर जूयून थोड़ा उदास हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ये झींगे जंगल के अंदर अपने खाने के लिए कुछ ढूंढता फिर रहा होता है और फिर वो काफ़ी गुस्से में कहता है कि मुझे कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं खोज पाया हूँ, मैं क्या करूँ? तभी वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे अपने सामने एक रैबिट दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो सोचने लगता है ये तो एक स्पिरिट रैबिट है। मैंने एक बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ा था कि इस एनिमल का मिस्ट काफ़ी ज़्यादा टेंडर और डिलीशियस होता है, साथ ही साथ में ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और वो धीरे धीरे उस रैबिट की तरफ बढ़ने लगता है दबे कदमों के साथ। दूसरी तरफ वो रैबिट भी ऐसे शो करवा रहा होता है कि जैसे उसको ये झींगे के वहाँ होने का पता ही नहीं है, लेकिन जैसे ये झींगे जंप लगाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तब वो रैबिट वहाँ से कूदकर दूर निकल जाता है और दूर जाकर ये झींगे को ऊपर हंस के उसे चिढ़ाने लगता है। ये देखकर ये झींगे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है
और वो कहता है यहीं पर खड़े रहो, रुक जाओ। और वो काफ़ी दूरी तक उस रैबिट का पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता और वहाँ पर हाँफने लगता है और फिर अपने पसीने को पूछते हुए सोचने लगता है कि ये लिटिल गाय सच में ही काफ़ी तेज है, मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो रैबिट अभी भी ये झींगे कोई चिढ़ा रहा होता है। ये देखकर ये झींगे कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम जैसे को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बस तुम रुको। और तभी उसे कुछ फील होता है और वो कहते क्या इस रेबिट की मूवमेंट तो एक डेफिनेट पैटर्न है, लेकिन ये रेबिट की मूव बिल्कुल एक मार्शल आर्ट की तरह है। शायद मैं इसे सीख सकता हूँ अपने द्वारा और एक मार्शल आर्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस सब को अपनी मूवमेंट स्मिथ के साथ कंबाइन कर दूँ तो हो सकता है ये एक अच्छी मार्शल आर्ट बन जाए और फिर मैं बड़ी आसानी से इस रेबिट को पकड़ पाऊँ। और साथ ही साथ में लियांग यू और लियांग जियान जिस मार्शल आर्ट का यूज़ कर रहे थे उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। मुझे अभी भी उनकी सारी मूवमेंट याद है, उनकी टेक्निक की सारी चीज़ें जो वो फाइटिंग में यूज़ करते थे। अगर मैं उन्हें अपने लिए यूज़ करने लग जाऊं तो शायद हो सकता है मैं अपने एडजस्टमेंट करके एक मार्शल आर्ट को बना पाऊंगा। और दूसरी तरफ उसे सोचों में गुम हुआ देखकर वो रैबिट भी वहां पर टेंशन में आ जाता है कि ये हिल क्यों नहीं रहा। उसी वक्त पर यह झिंगे अपनी आंखों को खोल देता है और अपने हाथों में स्टार क्यूआई को इकट्ठा करने लगता है और कहता है अच्छा है तो मैं अब इसे करने वाला हूँ। और वो सामने की तरफ एक स्लेश लगा देता है जो सीधा ही जाकर उस रैबिट को हिट होने वाला होता है, लेकिन तब तक वो रैबिट उसे डोज कर देता है और वो अटैक जाकर पीछे के एक पेड़ पर लग जाता है जिसके कारण वो पेड़ वहां पर जल जाता है। ये देखकर ये झींगे भी चौंक जाता है और कहता है ये तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितनी कि लियांग फैमिली की मार्शल आर्ट थी, लेकिन फिर भी ये ओरिजिनल मार्शल आर्ट के जैसा ही है तो मुझे इसे क्या बुलाना चाहिए। और फिर वो खुश होते हुए कहता है तो ठीक है अब से मैं इसे स्टार फ्लेम ब्लेड बुलाऊंगा। और फिर वो धीरे धीरे रैबिट को घूरने लगता है और जब रैबिट को पता चलता है कि ये झींगे उसे घूर रहा है तो उसके ऊपर तो मानो बिजली सी गिर जाती है और उसी वक्त पर ये झींगे की आंखें चमकने लगती है और वो वहाँ पर काफ़ी इविल सी स्माइल देने लगता है। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर रैबिट के तो पसीने छूटने लगते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये झींगे अभी भी उस रैबिट के पीछे पड़ा होता है और अब उस रैबिट की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई होती है। तब ये झींगे पीछे से कहता है कि मैं देखना चाहूँगा तुम और कब तक भागते रहते हो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, मैं समझ सकता हूँ कि ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि लियांग यू की मार्शल स्किल थी, लेकिन फिर भी स्टार फ्लेम ब्लेड को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अब मुझे पता चला है कि मैं स्टार पावर का यूज हीलिंग के अलावा और भी कई तरीक़ों से कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसे सेंस होता है कि जैसे पेड़ों में कोई छुपा हुआ है और वो सेंस होते ही वहाँ पर रुक जाता है और पेड़ों की तरफ एक अटैक कर देता है और कहता है इसे संभालो। और वो अटैक सीधा ही जाकर उन पेड़ों से टकरा जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती। ये देखकर ये झींगे अपने मन में सोचने लगता है क्या हुआ, क्या वहाँ पर कोई नहीं है, क्या मैं गलत था, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वहाँ पर कोई नहीं होगा। और वो फिर से आगे की तरफ भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर उस रैबिट को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम भागकर कहाँ जाओगे। उसी समय हमें उन पेड़ों के पीछे से एक बंदे को बाहर निकलता दिखाया जाता है जिसने ब्लैक रोब पहन रखी होती है और वो ये झींगे कोई घूर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये झींगे उस रैबिट को पकड़कर वापस से उस केव के पास आ गया होता है और वहाँ पर आग जलाकर उस रैबिट को रोस्ट करने लगता है। उसकी स्मेल को मिलने के बाद जिया यूनिंग और जूयुन दोनों ही बाहर आ जाती है। तब बाहर आते हुए जूयुन कहती है वाओ, इसकी स्मेल से तो लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होगा। तब ये झींगे कहता है हाँ, इसे स्पिरिट रैबिट कहा जाता है, इसे मैंने पकड़ा है, बस आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है, उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूयुन
उस रैबिट के मीट को फूंक मार मार कर खा रही होती है। और दूसरी तरफ जिया यूनिंग भी खाते हुए कहती है कि वाह, तुम्हारी कुकिंग स्किल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कहीं ज़्यादा। इस पर जूयुन भी कहती है हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इतने ग्रेट रोस्टेड मीट को खा रही हूँ। ये सुनकर ये झींगे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हंसते हुए कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे द्वारा तैयार की गई मील को एंजॉय कर रहे हो। तभी जिया यूनिंग कहती है बट ये झींगे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये सुनकर ये झींगे कहते क्या, तुम क्या पूछना चाहती हो? तब जिया यूनिंग कहती है तुम एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट हो ना? इस पर यह झिंगे कहता हाँ हूँ, तो क्या हुआ? इस पर जिया यूनिंग पास में बचे हुए बाकी के रैबिट को दिखाते हुए कहती है अगर तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम एक स्टार मार्शल आर्टिस्ट हो तो फिर इन रैबिट की बॉडी के ऊपर जलने के निशान कहाँ से आ गए? क्या तुम फ्लेम मार्शल आर्ट को भी यूज़ कर सकते हो? मुझे बताओ। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अब मुझे इसे क्या कहना चाहिए। अगर मैं अभी ने सच्चाई बता भी दूं कि मैंने इस मार्शल आर्ट को खुद से तैयार किया है तो मुझे नहीं लगता ये मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। और वो हकलाने लगता है और कहता है वो। लेकिन तभी जूयुन बीच में बोल जाती है और कहती यूनिंग, क्या तुम्हें झींगे के ऊपर विश्वास नहीं है जो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हो उससे? इस पर जिया यूनिंग कहती है इसमें विश्वास करने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस इस टेक्निक के बारे में बात कर रही थी जो कि स्टार मार्शल आर्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। मैं जानती हूँ इसने उन लोगों को नहीं मारा, इतना तो मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी स्किल के बारे में ज़्यादा नॉलेज हासिल करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इस मार्शल आर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी। तो ये झींगे क्यों ना हम दोनों एक स्पा मैच करें छोटा सा, तुम क्या बोलते हो? ये सुनते ही जूयुन चिल्लाते हुए कहती यूनिंग, तुम पहले से ही फिफ्थ हेवनली लेयर में पहुंच चुकी हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा, तो तुम उसके साथ फाइट क्यों करना चाहती हो? ये सुनकर जिया यूनिंग हंसते हुए कहती है अरे रिलैक्स हो जाओ, मैं सिर्फ उससे कुछ मूव एक्सचेंज करना चाहती हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो ये झींगे से कहती है ये झींगे, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम एक लड़के हो, मुझे नहीं लगता कि एक लड़की के साथ प्रैक्टिस मैच करने से तुम्हें थोड़ा बहुत भी डर लगेगा। ये सुनकर ये झींगे पहले तो सोच में पड़ जाता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्पार मैच जरूर करूँगा। यह सुनते ही जिया यूनिंग खुश हो जाती है और वह कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी करो खाना खा लो, उसके बाद हम मैच ज़रूर करेंगे। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि अब देखने में बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ करेज तो है। और फिर थोड़ी देर बाद ही वो आग वहाँ पर बुझ जाती है और वे खाना खाकर रेडी हो जाते हैं। फिर तीनों ही आकर एक ग्राउंड के अंदर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर जिया यूनिंग और ये झींगे आपस में फाइट करने वाले होते हैं। तभी बीच में जूयुन बोलती है झींगे, यूनिंग एक ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने ही नॉर्मल फिफ्थ हेवनली लेयर के बाकी के प्रैक्टिशनर से, तो प्लीज़ तुम केयरफुल रहना। ये सुनकर जिया यूनिंग कहती है जोयुन, तुमने ऑलरेडी अपने बेस्ट फ्रेंड के सारे सीक्रेट इसे बता दिए हैं, क्या ये ठीक होगा? तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। और ये बोलते हुए वो अपने कपड़ों को वहाँ पर उतारने लगती है और थोड़ी देर बाद वो अपने ऊपर वाले कोट को उतार कर उसे समेट कर एक जगह पर रख देती है और कहती है काफ़ी समय हो गया है जब से मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो चलो रेडी हो जाओ। और उसने काफ़ी फिट सा सूट पहन रखा होता है जिसके अंदर उसका फिगर लाजवाब लग रहा होता है। और वो कहती है ये लेदर क्लॉथ है जिनको मैंने ब्लैक सूट की मदद से बनवाया था, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, इसको एक स्वॉर्ड भी काट नहीं सकती है। और हाँ, साथ में ये कुछ शॉक इम्पैक्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसके कारण अनफेयर तरीके से मुझे कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, तो चलो फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और वो अपने ड्रैगन मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर देती है जिसके कारण उसके सर के ऊपर एक येलो कलर का हॉर्न निकल आता है
और उसे रेडी होता हुआ देखकर दूसरी तरफ ये झींगे भी जल्दी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब सामने से जिया यूनिंग कहती है, तो ठीक है, अब मैं आने वाली हूँ, रेडी हो जाओ। ये सुनकर ये झींगे उसको गौर से देखने लगता है। तभी जिया यूनिंग अपने पैर को ऊपर उठाकर नीचे ग्राउंड के ऊपर दे मारती है, जिसके कारण वहां पर काफी चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ये झींगे चौंक ही रहा होता है। तभी जिया यूनिंग काफी तेजी से ये झींगे की तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर ये झींगे घबराते हुए कहते, सिट, वो तो मेरे काफी ज्यादा करीब पहुंच गई, अब मैं बच नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो काफी मुश्किल से उसके उस अटैक को डोज कर लेता है और वो पीछे हट ही रहा होता है। तभी जिया यूनिंग उसके स्टमक के ऊपर फिर से अपनी किक से अटैक करती है। इस बार भी ये झींगे उसके अटैक से बच तो जाता है, लेकिन उसके 100 इम्पैक्ट के कारण उसके आगे के कपड़े फट जाते हैं। और अपने कपड़ों को फटा हुआ देखकर ये झींगे भी गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों में स्टार क्यू को इकट्ठा कर लेता है और अपने द्वारा बनाए गई स्टार फ्लेम ब्लेड से अटैक कर देता है। जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जिया यूनिंग थोड़ी देर के लिए चौंकती है, फिर हंसते हुए कहती है, तो अब मजा आने वाला है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे अटैक मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ये मुझे रोक नहीं सकते। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने पंच को रेडी कर लेती है और फिर स्टार फ्लेम ब्लेड के ऊपर दे मारती है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये झींगे भी देखने लगता है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, और जैसे ही उस ब्लास्ट का धुआं वहाँ से छटता है तो हमें दिखाया जाता है कि जिया यूनिंग को थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं हुआ होता है और वो आसानी से इन सबको डिजोल्व कर लेती है। और फिर से वो रेडी होकर अपने पैर को उठाकर ये झींगे की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये झींगे अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी चेस्ट के सामने ले आता है और सोचने लगता है, ओह नो, मैं तो इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसी वक्त पर वो किक उससे हिट हो जाती है, जिसके कारण ये झींगे पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और अपने पीछे मौजूद एक पेड़ के तने से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी हालत बुरी हो जाती है और वो वहाँ पर खांसने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे इसकी स्ट्रेंथ तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और जब वो अपने सामने देखता है तो उसे सामने से जिया यूनिंग उसकी तरफ ही आती दिखाई दे रही होती है, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है। और वो फिर से अपने मन में सोचने लगता है, क्या क्या यही एक फिफ्थ हेवनली लेयर प्रैक्टिशनर की असली पावर होती है, ये तो मुझे आसानी से बीट कर देगी। और दूसरी तरफ जिया यूनिंग भी अपने मन में सोचने लगती है कि ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी मैं उससे कम्पीट कर सकती हूँ और उसे आसानी से हरा भी सकती हूँ। और वो फिर ये झींगे से कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई और मार्शल आर्ट भी है तो उन्हें भी मेरे खिलाफ यूज़ करो। ये सुनकर ये झींगे कुछ भी बोल नहीं पाता है और तभी जिया यूनिंग फिर से कहती है कि मैं सच में ही काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ उस वाली मार्शल आर्ट को देखने के लिए जिसका यूज़ करके तुमने लियांग यू को डिफीट किया था। ये सुनकर ये झींगे चौंक जाता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि इन द एंड ये बिल्कुल भी मेरे साथ सीरियसली फाइट नहीं कर रही है, बल्कि ये तो मेरे मज़े ले रही है। तो मुझे लगता है अब मुझे अच्छे से इसके साथ फाइट करनी होगी। तो अब मैं सीरियस होने जा रहा हूँ। और वो गुस्से में अपनी एक और टेक्निक स्टार प्यूपल को ओपन कर लेता है, जिसके ओपन करते ही उसे सामने खड़ी जिया यूनिंग के अंदर की क्यूआई पूरी तरीके से साफ साफ दिखने लग जाती है। और वो अपने मन में सोचने लगता है, ये क्या मैं जिया यूनिंग की मार्शल क्यूई को उसके अंदर से फ्लो होता महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे तो ये भी पता चल रहा है कि वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है। अमेजिंग, सच में अमेजिंग है। ये स्टार प्यूपल आइज तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद देती है फाइट करने में। और दूसरी तरफ जिया यूनिंग भी अपने मन में सोचने लगती है, ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। ये मुझे बिल्कुल ऐसा फील करवा रही है कि जैसे कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड बॉडी लिए खड़ी हूँ और वो सब कुछ देख सकता है और मैं उससे कुछ भी हाइड नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो ये झींगे को घूर कर देखने लगती हैं और अपने पंच को रेडी करके उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं,
तो ठीक है, मैं आ रही हूँ, चलो टेस्ट करते हैं तुम्हारा टैलेंट सच में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर नहीं। और जैसे ही उसका पंच ये झींगे को लगने ही वाला होता है, तभी ये झींगे जोर से चिल्लाता है, हेवेंस आइस ब्रेक। और इतना कहते ही उसे सब कुछ काफ़ी धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। उसे आसानी से जिया यूनिंग का अटैक भी दिखाई दे जाता है, जिसे वो मामूली सा राइट साइड में मुड़कर आसानी से डोज कर लेता है। ये देखकर जिया यूनिंग भी चौंक जाती है और वो सीधा ही जाकर ये झींगे के पीछे खड़े पेड़ से अपने पंच को टकरा देती है, जिसके कारण उस पेड़ के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जिया यूनिंग अभी भी शौक में होती है और वो सोचने लगती, क्या इसने डोज कर लिया। और दूसरी तरफ ये झींगे भी अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये टेक्निक तो कमाल की है, मैंने आसानी से इसके अटैक को डोज कर लिया। लेकिन तभी जिया यूनिंग फिर से अपनी किक को ये झींगे की तरफ मारने के लिए ले जाने लगती हैं, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये झींगे तेजी से पीछे की तरफ बैक फ्लिप लगाता है और उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और घूरकर जिया यूनिंग को देखने लगता है। तब जिया यूनिंग भी फिर से अटैक करने के लिए रेडी होते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि इसकी स्ट्रेंथ ओबियसली मेरे कंपेटेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे सारे अटैकों को डोज कर रहा है और मेरे साथ फाइट करने में कैपेबल हो रहा है। मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये मेरी हर मूव के अंदर तक देख पा रहा है कि मैं कौन सी मूव को यूज़ करने वाली हूँ। और इसके डोज करने वाली मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, पता नहीं ये किस प्रकार की टेक्निक का यूज़ कर रहा है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, अब तो काफ़ी ज़्यादा ये मज़ेदार होगा। और वो एक ज़बरदस्त सा स्टैंस लेते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं भी सीरियस होने वाली हूँ फाइट करने के लिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर ये झींगे और जोयुन दोनों ही चौंक जाती है। तभी ये झींगे के सामने से जिया यूनिंग पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाती है। ये देखकर ये झींगे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अगले ही पल में जिया यूनिंग एक फैंटम की तरह ये झींगे के सामने अपेयर हो जाती है और अपने पंच से ये झींगे के ऊपर अटैक कर देती है। उसे रोकने के लिए ये झींगे अपने दोनों हाथों से उसके पंच को ब्लॉक करने लगता है और सोचने लगता है, ये स्ट्रेंथ ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जिया यूनिंग भी कहती है, मेरा अभी तक एंड नहीं हुआ है, ये अटैक ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। और फिर वो अपने दोनों हाथों से ही लगातार ये झींगे के ऊपर पंचेस की बरसात कर देती हैं और ये झींगे उस पंचेस को डोज करने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये किस प्रकार की पावर है, अगर मैं इनमें से एक से भी हिट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। और वो तेजी से जिया यूनिंग के आखिरी अटैक से बचने के लिए नीचे की तरफ झुक जाता है और फिर अपने हाथ को नीचे ग्राउंड पर रखकर रोल करते हुए जिया यूनिंग के तेजी से पीछे आ जाता है उसके सारे अटैकों से बचते हुए। ये देखकर जिया यूनिंग भी चौंक जाती है एक पल के लिए कि ये झींगे कैसे इतनी तेजी से उसके पीछे आ गया। और दूसरी तरफ ये झींगे के इस मूव को देखकर दूर खड़ी जो यून भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती, वाह क्या मूव है। और दूसरी तरफ जिया यूनिंग भी पीछे की तरफ अपने किक को चला देती है, लेकिन ये झींगे इस बार भी उसके अटैक को डोज कर लेता है। ये देखकर जिया यूनिंग को गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है, वो हर बार मेरे अटैक को डोज कैसे कर लेता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है वो सिर्फ डोज करने में ही अच्छा है, इसलिए मेरे हर अटैक को डोज कर रहा है, बल्कि मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जैसे ये मेरे फ्यूचर में देख पा रहा है कि मैं कौन से अटैक को यूज़ कर रही हूँ। ये लड़का ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं इसे ये छोड़ने नहीं वाली हूँ, ये सब कुछ कैसे कर रहा है। और वो फिर से जब अटैक करने के लिए रेडी होने लगती है वो सोचने लगती है, अगर ऐसा है तो इस टाइम। और वो वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारी हवा को अपने मुंह में खींचने लगती है और उस वक्त तक ये झींगे ऊपर हवा में ही होता है। और वो फिर से अपने मन में सोचने लगती है, अगर तुम लगातार डोज ही करते रहे हो तो मैं देखना चाहूँगी तुम इसको किस प्रकार से डोज करते हो। और वो अपनी एक टेक्निक ड्रैगन ओरा एक्सप्लोजन का यूज़ करती है। इसके अंदर उसने जितनी भी एयर अपने अंदर खींची होती है वो सारी उसके ओरा के साथ मिक्स होकर आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसे देखकर ये झींगे अपने मन में सोचने लगता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम्हारे पास
और कौन सी ट्रिक्स बची हुई है जिनका यूज करके तुम मुझे हरास को। वो स्माइल कर ही रहा होता है और जैसे ही वो ग्राउंड पर नीचे उतरने वाला होता है तब जिया यूनिंग की ओरा एक्सप्लोजन वाली पावर एक पूरी दीवार की तरह आकर ये झींगे से हिट हो जाती हैं, जिसके कारण ये झींगे उससे हिट होते वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब वो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलने लगता है तब जोयोन कहती, क्या ये जाग रहा है? झींगे, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ये झींगे कहता, क्या मैं कहाँ पर हूँ और मेरे नाम को कौन पुकार रहा है? तभी जिया यूनिंग भी कहती है, लगता है वो उठने वाला है, ये ठीक ही होना चाहिए। और तभी ये झींगे पूरी तरीके से अपनी आंखों को खोल देता है और दूसरी तरफ जूयुन बच्चों की तरह जिया यूनिंग को मारने लगती है और कहती है, यूनिंग तुम इसके प्रति इतना ज़्यादा टफ क्यों हो? तुम्हें इतनी तेजी से इसे हट नहीं करना चाहिए था। और वो जाकर ये झींगे से कहती है, झींगे क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम कहीं सीरियसली हर्ट तो नहीं हो गए हो? इस पर ये झींगे अपने सर को पकड़ते हुए कहते, नहीं, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरा पूरा शरीर खाली हो गया हो। ये सुनकर पास में ही खड़ी जिया यूनिंग भी हंसते हुए कहती है, तो अच्छा ऐसी बात है, तुम मेरे लास्ट अटैक को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर पाए ना? और बोलो अब तुम क्या कहोगे? ये सुनकर ये झींगे कहता है, वो दरअसल मेरा कल्टीवेशन अभी भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा लो है, तुम्हें पहले वो सोचना चाहिए। यह सुनकर जिया यूनिंग कहती है, तो फिर क्या हुआ है? तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक थर्ड हेवनली लेयर का प्रैक्टिशनर मेरे साथ इतने लंबे समय तक लड़ पाएगा, बिल्कुल मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूँगी, तुम्हारी एबिलिटी किस प्रकार से वर्क करती है जो तुम मेरे मूवमेंट को रीड कर पा रहे थे। ये सुनकर ये झींगे घबराते हुए वो मेरे अपने आप ही हो जाता है, मैं करता नहीं हूँ। सच में मैं तुमको एक्सप्लेन भी नहीं करता कि ये कैसे हो जाता है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। ये सुनकर जिया यूनिंग सामने से कहती है, अगर ऐसी बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो हम इस बात को यहीं पर छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें बताने की। तब पास में ही खड़ी जुयून भी गहरी सांस छोड़ती है, सोचने लगती, चलो इनका एंड हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिया यूनिंग अपने मन में सोचने लगती है कि ये टेक्निक किस प्रकार से काम करती होगी, जो ये फ्यूचर में भी देख सकता है, मुझे कभी ना कभी तो पता करना ही होगा। लेकिन अभी हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं जंगल में। और फिर वो उन सबसे कहती है, अब हमें केव में वापस जाना चाहिए क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। तब ये झींगे भी कहता, हाँ जल्दी करो, हम वापस चलते हैं। लेकिन अभी भी जिया यूनिंग ये झींगे को ही घूर रही होती है और फिर शाम से धीरे धीरे रात हो जाती है और ये झींगे वहां पर पत्थरों को आपस में रगड़ रगड़ कर आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से जिया यूनिंग आते हुए कहती, रुको, तुम यहाँ पर आग नहीं जला सकते हो। ये सुनकर ये झींगे चौंकते हुए कहते, क्या? लेकिन क्यों? मैं आग क्यों नहीं जला सकता? तब जिया यूनिंग कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम यहाँ पर आग जलाओगे तो उसकी रोशनी होगी और हो सकता है शायद हमारे एनिमीज को पता चल जाए कि हम यहाँ पर हैं तो हम ट्रबल में पड़ जाएंगे। तभी पीछे से जुयान भी कहती है, तब क्या होगा अगर किसी और ने आग जला ली तो? और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। तब जिया यूनिंग कहती है, तो फिर वे अपने लक पर ही भरोसा कर सकते हैं और उन्हें खुद ही फाइट करनी होगी। हो सकता है वे भी मारे जाए औरों की तरह, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई खतरा हमारे आसपास ही हो, हमें उसके लिए केयरफुल रहना होगा। तो हम तीनों में से एक को रात भर जाकर यहाँ पर पहरेदारी करनी होगी। ये सुनकर ये झिंगे कहता है, तो ठीक है, ये मैं करूँगा, तुम दोनों रिलैक्स होकर सो सकते हो। अगर तुम आज पूरी रात सो भी जाते हो और मैं पूरी रात जगता भी हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी एनर्जी अभी के लिए फुल है। ये सुनकर जिया यूनिंग उससे कहती है, ये झिंगे तुम ये मत बोलो कि अभी भी तुम सबसे बड़े सस्पेक्ट हो। क्या होगा अगर हम दोनों सो जाएं और उसी वक्त पर तुम अपना मुंह कर दो, तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी तुम्हें पनिश करने के अलावा। ये सुनकर जूयून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती, यूनिंग तुम। तब यूनिंग अपने दोनों को हाथ खड़ी करते हुए कहती, ठीक है, अब मैं कुछ और नहीं बोलने वाली हूँ। और वो जाकर पास की चट्टान पर लेट जाती है और कहती है, लेकिन जूयून अब अगर तुम पर ट्रस्ट करती है
तो मैं भी तुम पर ट्रस्ट करूंगी, हमारी ट्रस्ट को बिल्कुल भी मत तोड़ना। ये सुनकर ये झींगे उसको घूर घूर कर देखने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।